हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों के पीछे की खबर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी जिस हाल में पूरा देश गुजर रहा है, लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन की बातें हो रही हैं, कुछ छूट दी जा रही है, कुछ जगहों पर पाबंदी लगाई जा रही है। इस मौके पर ये एक फिर से गौर करने का एक मौका है कि क्या कुछ हुआ मार्च 24 से अब तक, कैसा हुआ, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, और ये क्या वाक़ई इतनी बड़ी परेशानी होनी ही चाहिए थी या इससे बचा भी जा सकता था। हमारे साथ इस वक्त ख़ास मेहमान मौजूद हैं, ज़ेड.के फैज़ान साहब, जो बहुत ही जाने माने वकील हैं और मीडिया स्टार वर्ल्ड पर अक्सर हम आपको बुलाते रहते हैं, आपकी हम मुलाकात कराते रहते हैं। फैज़ान साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि जो हमने ज़ाती तौर पर तजर्बा किया घरों में रह कर के, वो अपनी जगह, लेकिन मुल्क गीर सतह पर जो कुछ हुआ और जिन हालात से लोग गुजरे, लॉकडाउन और उसके बाद अब ये अनलॉकडाउन की बातें हो रही हैं, आपको इस सब में क्या ऐसा लगा कि नहीं होना चाहिए था, और क्या इस इतनी बड़ी मुसीबत से क्या हम बच सकते थे? आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, काज़ी साहब, ऐसा है कि ये तो लफ्ज़ों का हेर-फेर है। लॉकडाउन और अनलॉकडाउन, ये सब असल में पहला जो फ़ेज़ था, उसके बाद दूसरे तीसरे फ़ेज़ में भी, चौथे फ़ेज़ में भी इस तरह की छूट दी गई। और ऐसा लग रहा है कि सरकार ने सारे अख्तियारात तो पहले सलब कर लिए। अब वो जब दे रहे हैं कोई चीज़, कोई छूट दे रहे हैं, तो लगता है कोई हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, आवाम पे कोई एहसान कर रहे हैं, ऐसा वो इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप जो सवाल किया, उसके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुलझा है न सुलझेगा कभी गेसुए दौरा, कुछ ऐसा तेरी जुल्फ़ ने ख़म छोड़ दिया है। बहुत कुछ अवॉइड किया जा सकता था। मैंने पहले भी कहा कि अगर आज हवाई जहाज़ जिन शर्तों पे चल रहे हैं, ट्रेनें जिन शर्तों पे चल रही हैं, आपने ऑटो जिस शर्तों पे चलाया है, बसें जैसे चल रही हैं, ये इन शराइत के साथ तो पहले भी चल सकती थी। मुल्क का चक्का जाम करने की ज़रूरत क्या है? क्या थी? तो उसका जवाब बड़ा सीधा है। लॉकडाउन की आड़ में कोरोना वायरस से जंग के नाम पे सरकार ने पूरा इंतज़ाम किया अपनी सियासी अपना सियासी उल्लू सीधा करने के लिए। बिल्कुल ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी। अगर बजाय 3.5 घंटा का टाइम देने के आपने 8:25 पे अनाउंस किया, 3 घंटा 35 मिनट की अगर सीधी-सीधी बात करें तो आपने अनाउंस किया कि ऐसा क्यों, किसी के ख्वाबो-ख़याल में भी नहीं था। अगर आपने 1 हफ्ते का टाइम दे के ऐसा किया होता कि हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, मुकम्मल लॉकडाउन की पहली बात तो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर मुकम्मल लॉकडाउन ही ज़रूरी था, तो भी अगर आप 1 हफ्ते का टाइम देते, तो जो करोड़ों लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा, मज़दूर जो आए सड़कों पर, जो चलती हुई ट्रेनों में भूख और प्यास से मर गए, जो रेलवे ट्रैक पे कट के मर गए, जिनको ट्रक्स ने कुचल दिया, बसों ने कुचल दिया, जो हाईवे पर पैदल जाते हुए मर गए, जो क्या कहते हैं, जिन्होंने खुदकशी कर ली, अब किस 1000 लोग से ऊपर मर गए। इसमें जो फिगर मैंने देखी थी, 1000 से ज़्यादा की फिगर लोगों ने अखबारों में दी। तो इसकी नौबत क्यों आती? और पूरा मुल्क को बदहाल हो गया। तो ये तो अगर आप मुझसे पूछते हैं काजी साहब, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये सियासी एक क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी थी, कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कि वो इस स्ट्रेटजी के तहत वो अपना काम करना चाहती थी। और क्या था सियासी मकसद? सियासी मकसद ये था कि मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट जो है, एक ऐसी जगह पे पहुंच गई थी जब पहली मरतबा 6 साल के अंदर वो एक डिफेंसिव पोजीशन में थी। पूरे मुल्क में एक ऐसा आंदोलन उठ खड़ा हुआ था कि जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और CAA, NRC, NPR वगैरह को लेकर के जो तमाम मुल्क में एक आंदोलन चला था, और जिसके जो एक बहुत बड़ी शक्ल अख्तियार कर रहा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, हिंदुस्तान के आइन को किस तरह से बचाना है।
इस कोरोना वायरस की जंग के नाम पर उन्होंने इसको पूरी तरह विद इन नो टाइम सप्रेस कर दिया, खत्म कर दिया। और वही बात नहीं रुकी, बात अभी भी है। जितने एजिटेशन चल रहे, शाहीन बाग के एजिटेशन हो, लखनऊ के घंटा घर का हो, बम्बई में हो, अहमदाबाद में हो, पूरा मुल्क जो इस आंदोलन के उसमें था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। और उसके बाद क्या किया, अभी वो सिलसिला जारी है, अभी सप्रेशन का, अभी वो लोगों के खिलाफ कार्रवाई का वो सिलसिला जारी है। आप जामिया से जुड़े हुए लोगों को देख लीजिए, जेएनयू से जुड़े हुए लोगों को देख लीजिए, लखनऊ के घंटाघर की तहरीक से जो लोग जुड़े थे, उन तमाम के तमाम लोगों को इस बहाने उस बहाने क्या कहते हैं, बंद किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, एक ऐसे वक्त में जबकि जेलों से लोगों को छोड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है कि वो बाहर आए, इसलिए कि जेलों में ताकि वो भीड़ न इकट्ठा हो सके, जेलों को हल्का किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर यहाँ लोगों को पकड़ पकड़ करके अंदर डाला जा रहा है, यूए पीए लगा दिया जा रहा है, कोई अगर दफ़ा नहीं मिल रही है, अगर कोई बस नहीं चल रहा तो एनए से लगा दिया जा रहा है, 124A के तहत भी लोगों को बंद किया जा रहा है। ये तो एक तमाशा हो रहा है, मुल्क को एक अमीरियत की तरफ ले जाने का एक माहौल बनाया जा रहा है। ये सरकार की स्ट्रेटजी है, सरकार उस पर पूरी तरह से काम कर रही है। तो ये एक तरह से डिक्टेटर बनाने की तैयारी, एग्जैक्टली एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। देखिए कोरोना के आड़ में क्या हुआ, अगर ये 4 घंटे का 3.5 घंटे का टाइम देके आप सडन लॉकडाउन न करते, कंप्लीट लॉकडाउन न करते, तो न एक दहशत का माहौल पैदा न होता, खौफ व हरास का माहौल पैदा न होता। और अगर ये माहौल पैदा न होता तो सरकार के पास वो माहौल भी बनता है ना किसी एक्शन को लेने के लिए। वो एक माहौल उन्होंने बनाया, उसमें एक जमात इनको मिल गई, जमात के नाम पर पूरे 40 दिन तक पूरा टीवी लगा हुआ रहा, एक ऐसा माहौल पैदा किया कि उसमें जो चाहा इन्होंने किया। जहां कोई कानून साथ नहीं दे रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति के जरिए ऑर्डिनेंस नाफिज करा दिया, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को सूट नहीं कर रहा था, खासतौर यूपी गवर्नमेंट को 1 2 3 न जाने कितने ऑर्डिनेंस ले आए, यहाँ तक कि लेबर लॉ को खत्म कर दिया, लेबर लॉ को खत्म कर दिया इन्होंने, मजदूरों के जो राइट्स थे, हुकूक थे, उसको खत्म कर दिया, सब ऑर्डिनेंस के जरिए कर रहे हैं। तो एक माहौल अगर इस तरह का ना बनाते तो इनको मौका न मिलता। देखिए काजी साहब, बात क्या है, बात यह है कि इन्होंने जिस तरह से लॉकडाउन के अनाउंसमेंट किया, अब उसमें लॉकडाउन के अनाउंसमेंट करने के बाद एक एपिडेमिक एक्ट लागू कर दिया, इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया। अभी जो एक्ट वगैरह लागू किया और दूसरे प्रोविजंस लागू किए, नतीजा ये हुआ कि इनके हाथ में सारी ताकत सिमट करके आ गई। देखिए आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, उसके तहत सबके बते हुए हैं कि किसको कितने अख्तियार हैं, स्टेट को अख्तियार कितना है, मरकज को अख्तियार कितना है। उसके अंदर 7th शेड्यूल है आर्टिकल 246 के अंदर, और उसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट के क्या अख्तियार हैं, किस पे वो कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स के क्या राइट्स हैं, और दोनों कॉन्करेंट राइट्स, दोनों वो कौन से इश्यूज हैं जिसमें दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का अख्तियार है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ, प्रोविजन समझाने की जरूरत नहीं। आपने देखा मरकज के हाथ में सारी ताकत सिमट करके आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ये कहता है कि आपको चलने फिरने की आज़ादी होगी, घूमने की आज़ादी होगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए पूछना नहीं पड़ेगा, या और कोई। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो कुछ भी सरकार ने मरकजी हुकूमत के हाथों में सारी ताकत सिमट करके आ गई, और आज भी वो ताकत उसके हाथ में है। अगर मरकजी हुकूमत ये कहती है कि फला दुकान फला जगह नहीं खोली जाएगी, फला जगह यहाँ पर रेड जोन हम अनाउंस कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती। ये तो उन्होंने अख्तियार दिया है। देखिए सेंटर के पास पूरा अख्तियार आ गया। अब सेंटर ने एक अख्तियार दिया स्टेट गवर्नमेंट को, फ्रेश अख्तियार, वो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी बात मत करिए आप कि ये काम आप कर सकते हैं बशर्ते आप चाहें, तो उन्होंने वो अख्तियार दे दिया। तो पहले तो ये रेड जोन भी तय कर रहे थे, ऑरेंज जोन भी तय कर रहे थे, बाद में उन्होंने स्टेट को दे दिया है। लेकिन अगर वो चाहें कि यहाँ की दुकान खुलेगी तो खुलेगी, नहीं खुलेगी नहीं खुलेगी, हॉस्पिटल खुलेगा तो खुलेगा, नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा। आप अपने स्टेट में किसी को जाने दें, आने दें, आपका अख्तियार है। हम दे रहे हैं तो दे रहे हैं, नहीं तो हम मना कर देंगे तो आप नहीं वो दे सकते। लॉ एंड ऑर्डर भी हमारे हाथ में है। सारे की सारी ताकत जो है वो सिमट करके मरकज के हाथ में आ गई। और डिक्टेटरशिप कहते किसे हैं? जो चाहे कानून बनाए, और कानून साथ ना दे तो ऑर्डिनेंस लाए, यही तो है। इमरजेंसी से भी, जो इमरजेंसी नाफिज कभी हुई थी, उससे भी खराब हालात हमारे मुल्क में हुए हैं और हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो फैजान साहब, आपने दो तीन चीज़ें कहीं। एक तो ये कि जो CAA NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, जो जिसके बारे में कहा जा रहा था कि आज़ादी के बाद ये पहला नेशन वाइड इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा था, उसको उन्होंने रोक दिया। नेशन वाइड इसलिए मैं रिपीट करना चाहता हूं कि एक जन आंदोलन था, इसमें कोई पार्टी नहीं थी, इसमें ये एक अवामी मूवमेंट था, और एक ऐसा मूवमेंट कि अवामी मूवमेंट में भी खास बात ये थी कि लेडीज आगे थी, औरतें इसमें आगे थी, मर्द पीछे थे। अगर आप देखें पूरा जायजा लें, और उसमें कोई पार्टी नहीं थी, कोई अगर मुझसे पूछें आप कि इसमें कौन लीड कर रहा था, तो मैं बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। अभी जिन लोगों को पकड़ करके बंद कर रहे हैं, तब उनका नाम आता है, वो भी हम भूल जाते हैं। 10-5 नाम याद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं। अभी देखिए जिसकी बात आप कर रहे हैं, हुआ क्या है। मैं यहाँ पर जो काउंसलर अभी दिल्ली में वो ताहिर हुसैन, उनको मैं देखा, उसमें मैंने देखा कि साहब वो उधर पुलिस ने चार्जशीट सबमिट की, 1 2 3 कल देख रहा था अखबार में, तीसरी चार्जशीट, उस समय उनका नाम वो डाल दे रहे हैं। वो खैर चलिए, वो तो जो चार्जशीट कहती है बात। जो खास बात मैंने देखी कि उसके अंदर उन्होंने, अब ये दंगे फसाद की छानबीन हो रही है, तो उसमें ये देख रहे हैं कि आपके अकाउंट्स कहाँ थे, आपने अकाउंट से पैसे कितने निकाले, किस अकाउंट में जमा किए, वो पूरी तफसील उसके अंदर उन्होंने की है। और तफसील करने के बाद उसमें ये भी था कि साहब ये पैसा जो है 1 करोड़ कुछ लाख रुपया इन्होंने खर्च किया, और वो रुपया जो है CAA मूवमेंट नाम दिया हुआ था, उसके ताल्लुक से उन्होंने खर्च किया। मतलब CAA तहरीक जो चल रही थी के खिलाफ, जो तहरीक चल रही थी, जो NPR के खिलाफ चल रही थी, NRC के खिलाफ चल रही थी, उसमें ये फंडिंग कर रहे थे, ये भी चार्ज उनके खिलाफ लगा हुआ है। तो कोई भी इस दिल्ली, जो यहाँ जिनके खिलाफ FIR नहीं बन पा रही थी, उनको दिल्ली के दंगों से जोड़ दिया। और कमाल तो ये है भाई, जनता को सोचना पड़ेगा, इसलिए कि मैं आज तक, भाई माफ कीजिएगा, मैं आपकी ओपन उसमें कहना चाहता हूँ, भाई समझ में नहीं आया कि ये कोरोना योद्धा कहाँ से हो गए। समझे आपने, डंडे मार रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, रोड क्रॉस करने पर मुर्गा बना दे रहे हैं, मेढक चाल चलवा रहे हैं, लेट करके चलवा रहे हैं। एक को देखा कि वो रेलवे लाइन पे जो क्रॉसिंग है वहां पकड़ा था, तो रेल आ रही थी, तो उस पर ऐसे चक्कर लेट के करवा रहा था पुलिस वाला। मैं सब देख रहा हूँ। और अभी परसों की बात है, नर्सों वहाँ मैंने देखा कि मैं समझता था इधर कम हुआ है, लेकिन नहीं, जहाँ मौका पा रहे हैं अभी भी, वहाँ छत्तीसगढ़ में, बल्कि चीफ मिनिस्टर ने कॉग्निजेंस लिया, औरतों को, बच्चों को मार रहे हैं। क्या कितना जुल्म पुलिस ने नहीं ढाया, लेकिन कोरोना युद्ध हो गए। और जिन लोगों ने किट्स वगैरह के सिलसिले में, इक्विपमेंट वगैरह के सिलसिले में, जिन लोगों ने चोर बाजारी की, और जितने माफ़ कीजिएगा ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए जो लोग हैं, और जितना इनका पूरा मैनेजमेंट है, अगर आप देखें तो जो पैसे जा रहे हैं उसमें कितना खुर्द-बुर्द हो रहा है, जो सामान खरीदे जा रहे हैं, जो लोगों को राशन पानी दिया जा रहा है, कितना रुपया देकर घर भेजा जा रहा है, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा, उसमें मैं बात नहीं करता, लेकिन सरकार ने कहा इतना दीजिए, तो कितने लोगों को मिला है वो जाके पूछिए गाँव में तो पता चलता है। आए हैं एक गाँव में 200 लोग, और उनको जो राशन पानी दे के भेजा गया है, मालूम 50 आदमी 150 का कहाँ गया, हिसाब में तो पूरा चला गया। क्वारंटाइन किया लोगों ने, तो क्वारंटाइन करने के बाद क्या हुआ कि उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो सरकार में, मैं तो यूपी में पूरा ज़्यादा और जगहों पर भी, तो दिल्ली में भी, माफ कीजिएगा, जो लोग वहाँ पर बंद थे, क्वारंटाइन किए गए थे, उनमें सामान तो ज़्यादा तो जो NGOs हैं वो दे रही थी, और उन लोगों ने न सपोर्ट किया होता तो पता नहीं क्या हाल होता। तो मालूम हुआ कि साहब, रोज मैं सुनता था केजरीवाल ने कह दिया कि साहब 71 लाख लोगों को राशन पानी दिया गया है, मतलब पहले ही फेज में कह दिया था। वो सेकंड में तो उन्होंने कहा और लोगों को दे रहे हैं, मुझे लगता है उनकी लिस्ट में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग होंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरे अपने जानने वाले इसी दिल्ली में फंसे हुए थे, नागलोई के अंदर, मेरे गाँव के लोग थे, उनसे मैंने पूछा, कुछ भी उनको नहीं मिला था। पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों लॉकडाउन के अंदर मैंने उनके खाने पीने का इंतजाम कराया, पूरे हमारे लोग मौजूद थे। अच्छा, ये देखिए, तो मजे आ गए। वो जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, चार्जशीट की बात जो कह रहे हैं, और जो फंडिंग की बात उन्होंने की है, देखिए मैं भी बहुत सी, मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हालात बने कि चार्जशीट देखने का, पढ़ने का मौका मिला, तो तजर्बा तो ये कहता है कि पुलिस में फिक्शन लिखने वाले भी ठीक से नहीं है जी। मतलब वो फिक्शन, वो अपनी पूरी कहानी को, झूठी कहानी को भी एक दूसरे से वो तार नहीं जोड़ पाते, और उसमें ब्रेक्स मिलते हैं, और
और वो अदालतों में जाके गिर जाते हैं अगर सही जज के सामने आ जाए। वो तो एक जनरल बात हो गई। हाँ। पुलिस में तो जल्दबाजी में और कभी उल्टा सीधा तो काम करती है, जी, पुलिस जी, इसलिए जी। करती है, लेकिन वैसे आदमी अगर मोहतात भी है, कहीं न कहीं जब गलत काम कोई करता है हाँ। तो कहीं न कहीं उसका निशान हाँ। छोड़ दिया जाता है। और वैसे एक बात वैसे नहीं, काजी साहब देखिए एक बात मैं अर्ज किसी करूं, भी बैंक अकाउंट के बारे में 6 महीने पिछली एंट्रीज देख करके आप अगर किसी ने नकद निकाला है या किसी को जी। दिया है, आप उसे कैसे साबित कर देंगे कि सीएए के खिलाफ ये साबित नहीं कर पाएंगे? मुझे यकीन है इस बात सवाल ये पर। पैदा होता है ना, हाँ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, हाँ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, हाँ। कोरोना योद्धा है ये, हाँ। तो कोई कुछ पूछने वाला है नहीं जी, जी, आजकल। जी, जी। और कोई जो पूछेगा उसको 4 डंडे लगाएंगे। हाँ। हाँ। नतीजा क्या होगा हाँ। कि वो जो चाहे कर दें। तो इसलिए उन्होंने कर दिया और चार्जशीट दाखिल कर दी, अब जाइए कोर्ट में लड़ते रहिए। हाँ। कब तक लड़ेंगे, अच्छा, क्या करेंगे? अब नहीं, एक बात इंपॉर्टेंट मुझे अभी याद आई हाँ। कि अभी यूएपीए इन्होंने लगाया, वो एक यहाँ पर जामिया एजुकेशन से जुड़े हुए सरे फीस, उनका नाम था मिस्टर तनहा, कुछ नाम और है, तनहा। तो वो उसमें आगे उसमें काफ़ी उस मूवमेंट में जुड़े हुए थे। तो जब उनका केस पिछले हफ्ते की बात है, तो वहाँ कोर्ट में जब वो पेश हुए, जाहिर चीज़ है पुलिस ने उसको, कोर्ट ने जमानत नहीं दी, इसलिए कि यूएपीए का चक्कर है, इसलिए तो लगा रखा है। लेकिन तो उनको जमानत नहीं दी, जेल भेज दिया। लेकिन जेल से ही आए थे, लेकिन कोर्ट ने ये सवाल किया, दैट इज ऑन रिकॉर्ड, मैंने अखबार में देखा, मैंने उसने कहा, कोर्ट ने सवाल किया कि एक तरफा कार्रवाई क्यों की गई है। आप पुलिस से कहा कि एक तरफा कार्रवाई क्यों की गई है, आप ये जवाब दीजिए कि राइवल फैक्शन वर्ड इस्तेमाल किया उसने, राइवल फैक्शन के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था वो उसका जवाब नहीं दे पाया। जब उसका जवाब नहीं दे पाया तो डीसीपी को डायरेक्ट किया कि आप इसकी इंक्वायरी कीजिए और बराबर इसकी जांच करके दूसरे फैक्शन के खिलाफ भी चार्जशीट सबमिट कीजिए। ये अदालत ने किया है, पिछले हफ्ते की बात है। जी जी जी। ये हो रही तो अब इस कोरोना जो ये लॉकडाउन है, जिसमें आपने एनआरसी सीएए के खिलाफ के प्रोटेस्ट को ख़त्म कराने की बात कही, उसके अलावा कुछ अध्यादेश लाए गए, मजदूरों के हुकूक खत्म किए गए। तो ये एक तरह से अब यूनियन नहीं बना सकते, उनके 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने की बात। वो तो हाई कोर्ट में चला गया, तो उन्होंने सोचा कि टर्न डाउन हो जाएगा, तो उस पर उन्होंने बैक किया। अखबार की रिपोर्ट है, अब वो लिख के दिया होगा। लेकिन बकिया उन्होंने यूनियन नहीं फॉर्म कर सकते, उनकी मर्जी से अपॉइंटमेंट तो निकालने उकालने में जो राइट्स उनके थे, वो सारी चीजें, उनकी जो कंडीशंस थी कि कैसे उनको, और आमतौर पर जब किसी कानून का सुधार किया जाता है तो उसमें कुछ बेहतरी लाई जाती है। यहाँ सुधार के नाम पर बिगाड़ किया। देखिए, अब लॉकडाउन क्या है, मुझसे अगर आप पूछते हैं अनलॉकिंग का क्या मतलब होगा, पहले फेज को छोड़ दीजिए, दूसरे फेज, तीसरे फेज, चौथे फेज, छूट तो सब मिल गई। और आज की तारीख ये है कि 90% तो मैं समझता हूँ लॉकडाउन तो खत्म ही हो गया है। समझा आपने? तो अनलॉकिंग 1 कहना बेकार है, अनलॉकिंग 4 इसको कहना चाहिए। समझा आपने? तो ये सूरत हाल है। क्या आपको लगता है कि सीएए के खिलाफ फिर लोग इकट्ठे होंगे और जो सेकुलर अपने आप को पार्टियां कहती हैं, वो क्या इन इश्यूज को फिर से उठा पाएंगी? क्या कैंपेन फिर से कोई मजबूत हो पाएगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी तक भी हुकूमत ने ये नहीं कहा है कि एनआरसी हम नहीं करेंगे, वो कोई क्लैरिटी नहीं है उसमें। और एनआरसी और सीएए को जोड़ करके ये बात बहुत लोग कह चुके हैं कि इसमें एक ख़ास तौर पे मुसलमानों को जो है वो टारगेट किया जाएगा, क्योंकि दूसरे लोगों को दे दी जाएगी वो तो देखिए नागरिकता और इनको नहीं दी जाएगी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसमें जो मुसलमानों के अलावा भी लोग हैं उन्हें भी 10 साल तक उस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। नहीं, वो तो तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, वो तो प्रोसीजर और प्रोसेस की बात है। लेकिन मुसलमानों को तो मामला ये है कि जो सीएए उन्होंने बनाया है, मतलब पास किया है, कानून बनाया है, उसके अंदर तो सीधे सीधे उन्होंने मुसलमानों को अलग ही कर दिया। उन्होंने कहा सिटीजनशिप दी जाएगी, सबको दी जाएगी, सिख को, इनको, उनको, सबको, जितने भी क्रिश्चियन, लेकिन एक्सेप्ट मुस्लिम। तो उन्होंने तो उसमें अलग कर दिया। बकिया तो प्रोसीजर की बात है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका तो उन्होंने किनारे कर दिया। लेकिन सवाल मुसलमान हिंदू का नहीं है या किसी और का मजहब का, बल्कि सवाल ये है, जो यही तो खास बात इस आंदोलन की थी कि लोगों ने महसूस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है और पूरा मुल्क जो है वो टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन,
बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हाउ टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की मुहिम के नाम पे आंदोलन चला था। जी जी तो जी ये सूरत हाल थी। जी। देखिए ऐसा है, इन्होंने अब अनलॉकिंग 1, अनलॉकिंग 2, अनलॉकिंग 3 अभी पता नहीं कब तक चलेगा। हाँ। आपने जो मस्जिदों में लोगों को कहा, मस्जिद ने बल्कि इबादत गाहों में हाँ। 5-5 आदमी के लिए आपने कहा है, तो 5 आदमी की नई बात क्या है, तो पहले भी 5 आदमी के लिए आपने कह रखा था। जी 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 जब शादी के अंदर 50 आदमी इकट्ठा हो सकता है, उसकी परमिशन आपने चौथे फेज में दी, तो सवाल यह है कि सेमिनार सिंपोजियम के लिए आप क्यों नहीं दे सकते? जी जी। ये खास बात है, आपको देना चाहिए। तो अब यानी सियासी एक्टिविटीज तो नहीं होंगी। मैं अब उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। तो अब आप सियासी एक्टिविटीज की बात, कॉन्फ्रेंस की बात मत कीजिए, कॉन्फ्रेंस की बात मत कीजिए, बैठने की बात मत कीजिए, अपना खाली घर में बैठे हुए वेबिनार करते रहिए, ये करते रहिए, इस तरह की चीजें रहेंगी। लेकिन क्यों? इसलिए कि अनलॉकिंग 2, 3, 4 करते जाएंगे, कुछ न कुछ बाकी रखेंगे, क्योंकि जब तक लॉकडाउन लफ्ज इस्तेमाल होगा, जब तक लॉकडाउन का नाम चलता रहेगा, तब तक सारी की सारी ताकत सिमट करके, सत्ता सिमट करके मरकज के हाथों में रहेगी। और मरकज, अब आप समझिए कि ये अगर इनका बस चलता, कहीं न कहीं आकर के मामला रुक जाता है। अगर इनका बस चलता तो इन्होंने डिसॉल्व कर दिया होता महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, डिसॉल्व कर देते बंगाल गवर्नमेंट को। लेकिन ये एक ऐसा एक्सट्रीम स्टेप होता कि अभी तो 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार मजदूर थे जो निकल के सड़कों पे आ रहे थे, यहाँ पर इतने आ गए, ये तो पूरा स्टेट निकल करके चला आता, तो वो बात बनने वाली नहीं थी। लेकिन इनको मजा आ रहा है, कहना चाहिए एक स्ट्रेटजी का, अपनी स्ट्रेटजी है, उसके तहत ये अपना और पूरी सत्ता को समेट के अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लेकिन जो सवाल आपने किया था, मैं उसको करना चाहूंगा। एक गांधी साहब, ऐसा है कि हर चीज का एक वक्त होता है। गुब्बारा है, उसको दबाइए, दबेगा, लेकिन आप जब दबाते दबाते बहुत नीचे आ जाएंगे तो बर्स्ट कर जाएगा। समझा आपने? सिचुएशन, मैं तो यही कहूंगा सरकार से कि सरकार को कम से कम जो अमेरिका में हो रहा है उससे सबक लेना चाहिए। और अवाम को भी सबक लेना चाहिए, अवाम को भी, कि एक शख्स के मरने पर, मारे जाने पर पूरा अमेरिका जल पड़ा। समझा आपने? 20 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। और तो और इनको भाग करके व्हाइट हाउस का जब घेराव कर लिया तो भाग करके बंकर में पनाह लेनी पड़ी। मतलब ये हद है। समझा? प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे बड़ी, उसका जो है मुल्क का सबसे बड़ा सरबराह जो कहना चाहिए, पावरफुल मुल्क का, उसको भाग करके, तो इससे सोचना चाहिए सरकार को भी और आवाम को भी सोचना पड़ेगा कि इन तमाम जो परेशानियां हैं, इस परेशानियों का सही वक्त पे जवाब देना चाहिए और जवाब देना होगा। और अमेरिका की बात इसलिए कह रहा था कि वहाँ एक आदमी पे हुआ, यहाँ तो हजारों मर गए सरकार की एक गलत पॉलिसी की वजह से। मॉब लिंचिंग में मर गए, कैसे मर गए। और वो मॉब लिंचिंग को उससे कम, और अभी इन्होंने जो जहर तमाम घोल दिया है, वो जहर जो मुनाफिरत का घोला है। मैं तो कई बार ये बात कही, मैं तो प्रेस में, कि भाई ये मजहब का वायरस फैलाने का जो काम सरकार ने किया है, वो मजहबी वायरस फैला करके सरकार ने इस मुल्क को जहन्नम में ढकेल दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब। ये बात मैं समझता हूँ सभी को समझने की है, सरकार को भी और आम लोगों को भी, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में हम रहते हैं और सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी होने का हमें फ़ख्र है। तो ऐसी हालत में, जैसा कि आपने कहा कि ये कोरोना के नाम पर हुकूमत ने सारे इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए, और वो इख्तियारात हाथ में लेने के साथ साथ जो लोग लॉकडाउन में रहे हैं, उसमें एक ज़हनी तौर पर एक तनाव की नतीजे में ये हुआ है कि अब आम तौर पर कोई सवाल करता हुआ भी डरता है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि शायद जैसे किसी ने सवाल किया, वो कहेंगे कि साहब कोरोना के काम में रुकावट डाल रहे हैं, आप काम नहीं करने दे रहे हैं। और सरकार के हाथ में फिर वो ताकत आ जाती है कि सरकार कोई एक्ट का निफाज करके आपको अंदर कर दे, और किया है। अभी तक कांग्रेस का पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वहां सड़ रहा है। इस तरह मैंने एक नाम ले लिया, इस तरह के न जाने कितने लोग दिल्ली में और यूपी के अंदर सड़ रहे हैं। तो ये दूसरे स्टेट्स के ये ताकत का गलत इस्तेमाल अगर हो रहा है, जैसा कि सामने नज़र भी आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और बहरहाल किसी भी मुल्क का कोई दिन आखिरी नहीं हुआ करता, आगे भी चलना है, आगे भी इलेक्शन आएंगे, हुकूमतें आएंगी, बदलेंगी भी, लेकिन ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें कि समाज
एक साथ रहें, सभी मज़हबों के लोग आपस में मोहब्बत से रहें और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।